एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में जिन्बू बहसे इस्पात जिन्बू के साथी एक दूसरे से पूछते हैं कि हमने पहले से ही 2 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और देखने के बाद क्या करना चाहिए। इससे पहले कि चियूल उन्हें चेतावनी दे कि मूर्ति पर दूसरा हमला न करने के लिए आगे न बढ़ें, जिन्बू चूही से बात करने की कोशिश करती है जो अभी जो कुछ उसने देखा उससे वह इतनी सदमे में है कि हिल भी नहीं सकती। चियूल जिन्बू से पूछता है कि उसने प्रतिमा पर हमला कैसे देखा, जिसने जवाब दिया कि यह सहज रूप से हुआ था। इससे पहले उसने चौंक कर देखा कि प्रतिमा के हमले के कारण चियूल ने अपना एक हाथ खो दिया था। जिन्बू उसे रक्तस्राव रोकने में मदद करता है और चियूल का कहना है कि एक शिकारी के रूप में अपने पिछले अनुभवों की तुलना करने की क्षमता के कारण वह मूर्ति को एस रैंक नहीं तो ए रैंक होने का अनुमान लगता है। चियूल फिर कहता है कि आज्ञा मनोरंजन के लिए नहीं है और उन्हें सूचीबद्ध करना शुरू करता है। सबसे पहले तुम्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए, दूसरा तुम्हें भगवान की स्तुति करनी चाहिए, तीसरा तुम्हें अपना विश्वास साबित करना चाहिए। जो लोग इनका पालन नहीं करते हैं कानून जीवित नहीं छोड़ेंगे। जिन्बू को तब एहसास हुआ कि भगवान का तात्पर्य विशाल मूर्ति से है। इसके बाद वर्णनकर्ता द्वारा की शुरुआत और उन पर हमला करने वाले शिकारियों का हवाला देते हुए कहता है कि काल कोठरी में हर दिन खतरे का सामना करना पड़ता है, उसके कारण वे मन और शरीर से सबसे मजबूत हैं। उसी समय स्कूल में जिन्बू की बहन सुंग जिन्हा कक्षा में होती है जब उसकी दोस्त हान सोंग की देर से आने से बचती है और एक शिकारी के रूप में जिन्बू की भूमिका के बारे में पूछती है। जिन्हा ने विनम्रतापूर्वक उन्हें केवल एक ई रैंक के रूप में वर्णित किया जो अक्सर चोटों से ग्रस्त रहते हैं। चुपचाप सोंग ही टिप्पणी करती है कि यदि वह ई रैंक बन गई तो वह इसे भी अच्छा बनाने में सफल रहेगी। काल कोठरी में चियूल और जिन्बू इस बात पर विचार विमर्श करते हैं कि भगवान की प्रतिमा द्वारा प्रस्तुत 3 परीक्षणों से कैसे निपटा जाए। उनकी दुर्दशा से निराश होकर एक अन्य शिकारी जू जे हुआन, जिसने हाल ही में एक प्रमुख गिल्ड के साथ अनुबंध हासिल किया था और उसका मानना था कि काल कोठरी में मरने के लिए उसके पास जीने के लिए बहुत कुछ है, उसने गति को अपनी विशेषता बताते हुए दरवाजे की ओर भागने का प्रयास किया। हालांकि विशाल प्रतिमा के प्रकाश की किरण से वह तुरंत ही विघटित हो जाता है, केवल उसके 2 पैर बचे रहते हैं। बढ़ते डर के बावजूद चियूल और जिन्बू चीख पुकार पर संयम बनाए रखने की कोशिश करते हैं, यह याद दिलाने की पहले आज्ञा भगवान की पूजा करना है। जिन्बू ने मूर्ति का परीक्षण करने का फैसला किया। वह घबराकर पीछे हटने से पहले खड़ा हो जाता है, जिससे प्रतिमा की आंखें उसकी ओर झपकती हैं, चमकने लगती हैं और रुक जाती हैं। ये देखते हुए कि उसके विचार सही थे, वह अन्य बचे लोगों को मूर्ति के सामने घुटने टेकने के लिए चिल्लाता है और समझाता है कि मूर्ति केवल उन लोगों को भस्म करेगी जो एक निश्चित ऊंचाई पर हैं या उससे ऊपर हैं। एक बार जब हर कोई झुक जाता है तो विशाल मूर्ति की अभिव्यक्ति जल्दी एक भयावह मुस्कुराहट में बदल जाती है। यह देखकर कि मूर्ति बदल गई है लेकिन हिल नहीं रही है, पार्क बियोम से खड़ा हो जाता है और यह देखकर खुश होता है कि मूर्ति गतिहीन बनी हुई है, यह मानते हुए कि यह खत्म हो गया है। पार्टी के बाकी सदस्य खड़े हो जाते हैं लेकिन प्रतिमा को वैसा ही करते हुए देखकर चौंक जाते हैं और वह अब उनकी ओर चलना शुरू कर देती है। दूसरे आदेश के बारे में सोचते हुए आपको भगवान की स्तुति करनी चाहिए। सदस्यों में से एक कहता है कि वह निरस विज्ञान का छात्र है और उसके पास देवताओं के लिए कुछ प्रशंसाएं हैं। फिर वह आने वाली मूर्ति से उन प्रार्थनाओं के साथ बात करना शुरू कर देता है और जिन्हें वह जानता है। शिकारी को जल्दी मूर्ति के पैरों से कुचल दिया जाता है क्योंकि मूर्ति की मुस्कान चौड़ी हो जाती है और यह दर्शाता है कि वे प्रार्थनाएं इस भगवान के लिए सही नहीं थी। डर से लकवाग्रस्त पार्टी का एक अन्य सदस्य भी बहुत सदमे में है, जिससे वह प्रतिमा के लिए एक और शिकार बन गया है। जैसे ही वे सभी दौड़ते हैं, पार्क बियोमसिक अपनी पत्नी और बेटे के बारे में सोचता है जब वह तलवार पकड़े हुए एक मूर्ति के पास दौड़ता है और कहता है कि उसे लगता है कि सबसे सुरक्षित जगह दीवारें हैं। किम सैंग सिक उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है कि उसके पीछे की मूर्ति हमला करने वाली है, लेकिन प्रतिक्रिया देने में बहुत देर हो चुकी है क्योंकि बियोम सिक को मूर्ति ने बेरहमी से आधा काट दिया है। जिन्बू को जल्दी भजन से संबंधित प्रशंसा का अर्थ पता चल गया। हालांकि संगीत को मूर्ति उनसे आना था, इसलिए वह बचे लोगों को हथियारों के बजाय वाद्य यंत्र पकड़कर मूर्तियों की ओर भागने का आदेश देता है। चियूल अपने संदेह की पुष्टि करता है जब वह तुरई पकड़े हुए एक मूर्ति के पास पहुंचता है और बजना शुरू कर देता है।
सांशिक भी एक स्थान पर पहुंचता है और आराम करता है, और जैसे ही वायलिन बजना शुरू होता है मूर्ति के सामने थोड़ा सा रोने लगता है। जिन्बू जूही को एक ड्रमर की मूर्ति के पास खींचता है और उसे तुरंत एहसास होता है कि अगर दो लोग पास में खड़े हैं तो मूर्तियां सक्रिय नहीं होंगी, इसलिए वह जूही को मूर्ति के पास छोड़ देता है और उपकरण पकड़े हुए दूसरी मूर्ति की तलाश करता है। हालांकि जिन्बू की कम गति के कारण वह भगवान की मूर्ति के पैर से लगभग कुचल जाता है और गलती से एक ढाल धारण करने वाली मूर्ति की ओर लुढ़क जाता है। प्रतिमा अपने हथियार का उपयोग उस पर गिराकर करती है और फिर जिन्बू को उस प्रतिमा के पास रेंगते हुए देखा जाता है, जो उसके ठीक बगल में गाती हुई प्रतीत होती है और उसे गाने के लिए सक्रिय करने में सफल होती है, जिससे देव प्रतिमा उसका पीछा करना बंद कर देती है और अपने सिंहासन पर वापस आ जाती है और इसकी मूल अभिव्यक्ति को वापस लौट आती है। जैसे ही जूही जिन्बू के साथ फिर से मिलती है, उसे एहसास होता है कि उसने एक पैर खो दिया है और मन की कमी के बावजूद तुरंत उसे ठीक करने का प्रयास करती है। उनमें से बाकी लोगों के पकड़े के बाद संसिक ने चियूल को याद दिलाया कि वह अपने मृत साथियों के जीवन की जिम्मेदारी लेता है, जिसे वह पार्टी के अन्य सदस्यों के विरोध के बावजूद तुरंत और निराशाजनक रूप से सहमत करता है। सभी कक्ष में गड़गड़ाहट होती है और वे सभी यह देखने के लिए मुड़ते हैं कि विशाल मूर्ति ने उस स्थान के केंद्र में एक पत्थर का सिलेंडर बना दिया है। जिन्बू बताता है कि यह एक वेदी है जिसका उपयोग प्राचीन काल में बलिदानों के लिए किया जाता था। सांशिक फिर टिप्पणी करता है कि चियूल को इस समय का उपयोग गिरे हुए लोगों की जिम्मेदारी लेने के लिए करना चाहिए। जिन्बू इस दौरान यह भी सोचता है कि यह एक समूह निर्णय था, इसलिए किसी एक व्यक्ति पर कोई दोष नहीं लगना चाहिए, जिसके लिए वह आसानी से सहमत हो जाता है और चला जाता है। केंद्र एक लॉ को सक्रिय कर रहा है। यह एक पल के लिए हैरान करने वाला है। इससे पहले कि जिन्बू दो अन्य बचे लोगों से उसे बेदी तक चलने में मदद करने के लिए कहता है, जिससे सर्कल में थ्री और आग की लपटें सक्रिय हो जाती हैं। जिन्हा में वापस आकर वह अब अपनी बेहोश माँ से मिलती हुई और उसे स्कूल में अपने परिणामों के बारे में बताती हुई दिखाई देती है। काल कोठरी में वापस जिन्बू सभी को बेदी पर मिलने के लिए कहता है। बचे हुए लोग मूल 6 लपटों के चारों ओर नीली लपटों का एक चक्र उठता देखकर चौंक जाते हैं और सांशिक और जूही के घेरे में प्रवेश करते ही काल कोठरी का दरवाजा खुल जाता है। इस बिंदु पर सभी मूर्तियां अभी भी भयभीत समूह की ओर बढ़ने लगती है। जिन्बू को तुरंत पता चल जाता है कि यदि उनमें से एक मूर्ति को देख रहा है तो वह हिल नहीं सकती और टिप्पणी करता है कि यह एक उस खेल की तरह है जो उन्होंने बच्चों के रूप में खेला था। उन्होंने यह भी पता लगाया कि नीली लपटें एक टाइमर थी जो एक बार सभी के प्रवेश करने के बाद शुरू हो जाती थी और दो लोगों को बाहर जाते देखकर यह सूचना समूह को भेज देती थी। जिन्बू के निर्देश के बावजूद कि वे घेरा ना छोड़ें और यह देखकर कि खुला दरवाजा एक जाल है, अपनी आंखें खुली रखें। जो दो सदस्य जिन्बू की मदद कर रहे थे वे डर के मारे बाईं ओर खड़े हो गए। फिर वह चिल्लाता है कि कोई और नहीं जा सकता क्योंकि वह चला जाएगा, एक ब्लाइंड स्पॉट। इससे सांशिक सवाल करने लगता है कि अगर उन्होंने इसे बनाया है तो क्या होगा अगर दरवाजे वैसे भी बंद हो जाते हैं। फिर वह टिप्पणी करता है कि उसे खेद है और यह कहते हुए कि रोने लगता है कि उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा होगा। अब केवल जूही, चियूल और जिन्बू बचे हैं। चियूल पीछे रहने का प्रयास करता है लेकिन जूही गिर जाती है और सदमे में कहती है कि उसके पैर नहीं हिल रहे और उसे पता चलता है कि उसने अपने जादू का बहुत अधिक उपयोग किया है। जिन्बू चियूल को जूही को बाहर ले जाने के लिए कहता है क्योंकि वह चल नहीं सकती और जो सार पत्थर उसे पहले मिला था वह जूही को सौंप देता है और उसे खाना खरीदने के लिए कहता है क्योंकि उसने पहले उसे खाने के लिए बाहर ले जाने का वादा किया था। जिससे जूही रोते हुए उससे पूछती है कि चियूल द्वारा गर्दन काटे जाने से पहले वह कैसे मजाक कर सकता है। चियूल फिर माफी मांगता है। उसने उन्हें अलविदा कहने के लिए और समय दिया होता, लेकिन दुख की बात है कि वह बाहर था। फिर उसने जूही को उठाया। जैसे ही चियूल जूही को बेहोश करके ले जाता है, हताश जिन्बू उस तलवार को पकड़ लेता है जिसे संसिक ने पीछे छोड़ दिया था। वह दूसरों की तरह मजबूत बनने की अपनी दुर्भाग्यपूर्ण इच्छा के बारे में अपने विचारों में बोलता है। मूर्तियों में से एक अब काफी करीब है। जिन्बू पर अपना हथियार चलाता है लेकिन चूक जाता है। जिन्बू को जल्द ही मूर्तियों द्वारा छत विक्षत कर दिया जाता है क्योंकि उसकी चीखें काल कोठरी में गूंजती हैं। जिन्बू बेदी के सामने झुक जाता है और कुछ चिल्लाने का प्रयास करता है, लेकिन हवा में उठने और बेदी पर फेंकने से पहले एक मूर्ति के भाले से उस पर वार किया जाता है। बेदी पर फैले अपने
ही खून से घिरा हुआ वह मूक भय से देखता है कि क्यों कि मूर्तियों में से एक अपनी तलवार उठाती है और उसे जिन्बू पर गिरा देती है। एक नीली लौ बुझती है और जिन्बू के दिमाग में एक इंटरफेस प्रकट होता है जो उसे खिलाड़ी बनने के लिए या तो स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कहता है, जिसमें कहा गया है कि अगर उसने मना कर दिया तो उसका दिल 0.02 सेकंड में बंद हो जाएगा, जिसे जिन्बू ने स्वीकार कर लिया। इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।